बारे में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और क्या होती है मनी? पावर होती है, हाथ का मैल होती है ना, लेकिन फिर भी मैल सबको चाहिए होता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। हम सब इतनी मेहनत कौन करे? तुम पढ़ क्यों रही हो? मैं पढ़ा क्यों रही हूँ? इसीलिए। अब थोड़ी सी हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं, फिलॉसफी छोड़ के। मनी, आपके पास एक बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मनी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी, और मनी कौन सप्लाई करता है। छोटे छोटे से चैप्टर है। आपका टोटल जो मनी एंड बैंकिंग है, ये टोटल मिला के 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। 6 मार्क्स का मतलब है इसमें से एक भी 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। इसमें से जनरली 3 + 1 + 1 + 1 या तो ऐसे आएंगे या 4 + 1 + 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 नंबर मनी के होंगे, 3 नंबर बैंकिंग के होंगे, क्योंकि बैंकिंग भी फर्दर आपकी डिवाइडेड है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में, ये भी फर्दर इस तरह से डिवाइडेड है। तो देखा जाए तो 6 नंबर में आपके 3 टॉपिक्स हैं। तो अगर आइडियली देखो तो 2-2 नंबर के ही हैं, बट 2 नंबर का एक क्वेश्चन क्योंकि होता नहीं है तो कोई एक 3 नंबर का आता है और बाकी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो एमसीक्यूज के थ्रू ही करनी है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है। सबसे अच्छी बात ये है आपकी खास तौर से मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में तो फिर भी थोड़ा सा तुम्हें लर्निंग पार्ट करना पड़ता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी बात ये है कि अगर आप क्लासेस में रेगुलर रहोगे और क्लासेस में ध्यान से सुनोगे, प्लस अगर स्कूल में भी अगर ध्यान से सुन लोगे, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा खुद से, सेल्फ स्टडी बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत रटने वाली चीज़ें नहीं है। आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो चीज़ें आपको रिटेन हो जाएंगी। प्लस जो दूसरा रूल मैंने शुरू में भी बताया था थ्योरी करने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। थ्योरी करने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जिस दिन करवाया जाए उसी दिन उसको कर लिया जाए घर पे। अगर कोई चैप्टर स्कूल में करवाया गया तो घर आगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में या स्कूल के एक पीरियड में जितनी पढ़ाई होती है ना, वो अगर खुद से पढ़ोगे तो दैट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और बात भी की जा रही है, डिस्कशन भी किया जा रहा है। लेकिन जब खुद से पढ़ोगे तो 15 मिनट लेगा, लेकिन अगर तुमने वो 15 मिनट दे दिए तो तुम्हें वो चैप्टर ऑलमोस्ट लर्न हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं हुआ लेकिन वो हो जाता है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस कि ये अपनी हैबिट में डालो, ठीक है। अब जैसे कि हम मनी एंड बैंकिंग में मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी क्या होती है सबसे पहले तो, ठीक है। पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ छोटे छोटे, वो पॉइंट्स लिख लो। लिखो फर्स्ट पॉइंट। पहले तो उससे लिखने से भी पहले बताओ, मनी का इवोल्यूशन से पहले, जब तक मनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तब तक हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम फॉर गुड्स, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी, सी टू सी। तो सबसे पहले लिखो, बिफोर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस barter system was in practice. Barter system was in practice, which was C2C economy. C2C मतलब commodity to commodity. ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम की? वैल्यू कम हो जाती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब मेरे पास राइस है तुम्हारे पास वीट है, तो तुमको वीट, तुम्हें पास अगर वीट है तो तुम्हें राइस चाहिए होना चाहिए और मुझे वीट होना चाहिए, तभी हमारी जो बॉन्ड्स है आपस में मैच नहीं करेंगी तो हम कुछ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैंने कह दिया मेरा जो राइस है वो तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, तुम्हारा वीट तो बहुत खराब क्वालिटी का है,
तो आपको कोई मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। फिर कई बार जैसे इंडिविजिबल गुड्स है, मान लो मुझे घर खरीदना है, अब किसी के पास घर है, मैं उसको बदले में राशन कितने सालों को दे दूंगी उस घर की कॉस्ट के बराबर, मुश्किल है ना। अभी हमारे लिए ग्रेडिंग करना आसान हो जाता है, ये 50 रुपए किलो वाला चावल है, ये 100 रुपए किलो वाला है, ये 500 रुपए किलो वाला है, आसान है ना ग्रेडिंग करना। तुम लोग भी एकदम से कपड़े खरीदने जाते हो तो कितना आसान है अभी, कि अगर टी शर्ट को उसने दिखाई और उसने कहा ये 100 रुपए की टी शर्ट है, ये 100 रुपए की है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई टी शर्ट 2000 की है, भाई 2000 की टी शर्ट बहुत बढ़िया होगी, चलेगी बढ़िया। मतलब हम अपने दिमाग में पहले से ही अमाउंट को देखकर उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी को दिमाग में बसा लेते हैं। तो मनी का ये रोल है कि मनी ग्रेडिंग में भी हेल्प कर देता है। और बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम यही थी कि बार्टर सिस्टम में आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है, मेजर ऑफ वैल्यू है, आप डेफर्ड सिस्टम यानी कि फ्यूचर के लिए आप कुछ भी सेव करके नहीं रख सकते हो, प्रेजेंट कंजम्पशन पे काम कर सकते हो। तो धीरे धीरे मनी का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। मनी का जब इवोल्यूशन हुआ तो पहले स्टार्टिंग में गोल्ड कॉइन्स आए, फिर सिल्वर कॉइन्स आए, फिर तांबे के कॉइन्स आए, फिर धीरे धीरे आपको पता ही नहीं उस चीज़ के 100 रुपये का भी कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया, पता है बात। 100 रुपीज़ का भी कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया, 30 अप्रैल के बाद मार्केट में आ जाएगा। अब बताओ 100 रुपये की वैल्यू क्या ही रह गई, मतलब सोचो एक कॉइन है, एक सिक्के में आ गया 100 रुपये इतने से में। और एक और बात, सिक्के में आने से क्या बात हुई कि जितने भी कॉइन होते हैं, कॉइन्स हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, उसके लिए हमें कोई रिजर्व्स कुछ फॉलो नहीं करने पड़ते। तो यानी कि अब 100 रुपये के लिए कोई रिजर्व्स नहीं रखना, तो आपके पास अब 100 रुपये एक बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया। सोचने वाले होते 100 का नोट किसी को देना, अब जैसे मान लो जो बड़े बुजुर्ग घर में आते हैं, जब वो 50 रुपये 100 रुपये का नोट देते हैं तो उन्हें खुशी सी होती है। अब अगर वो 10 रुपये 20 रुपये का कॉइन देते हैं, सिक्का दे दिया, अब बेचारी नानी दादी लोग 100 रुपये भी देंगी, उनकी जेब से जाएगा भी 100 रुपये, अरे क्या दे दिया, मतलब 100 रुपये की वैल्यू तो कुछ रही नहीं ना, जब तक वो नोट में तो तब तक उसकी वैल्यू थी। तो हम किस तरह की करेंसी फॉलो कर रहे हैं, 2 तरह की करेंसी, एक पेपर करेंसी और एक कॉइन्स। हमारे 2 तरह की करेंसी सिस्टम फॉलो हो रहा है ना, तो यही सब हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट मनी। फर्स्ट पॉइंट में आपने C2C को आगे बोला है, मैंने बोला C2C, क्या बोला था मैंने, बस। सेकंड पॉइंट लिखो मनी इज एनीथिंग which is generally accepted, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and standard of deferred payment. Basically, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, as a measure of value, as a store of value and standard of deferred payment. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 हमारे फंक्शंस है। अब उन्होंने सिलेबस में तो लिखा नहीं कि फंक्शंस ऑफ मनी है, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई लिख के दे दिया। लेकिन जब डेफिनेशन ऑफ मनी ही मनी के फंक्शंस में से निकल कर आ रही है, तो ये तो लॉजिक ही निधान है कि फंक्शंस है ही नहीं सिलेबस में। बट हाँ, डिटेल में नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आएंगे कि एक्सप्लेन करो डिटेल में, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। आप सर्विसेज की वैल्यू भी कर सकते हो। एक डॉक्टर की फीस है 100 रुपये, एक डॉक्टर की फीस है 500 रुपये, एक डॉक्टर की फीस है 3000 रुपये और एक की 5000 रुपये। भाई 5000 की फीस डॉक्टर की, बहुत बढ़िया डॉक्टर होगा, यही होता है ना। जैसे मेरी मम्मी गई एक डॉक्टर के पास, उसकी 100 रुपये फीस थी, कहती फीस तो बड़ी कम है, 100 रुपये लेते, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, कितनी कम क्यों है फीस। मतलब अगर कोई अच्छा डॉक्टर फीस कम ले रहा है तो वो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा आप सही हो गए ना, कोई दिक्कत है।
हैं जो 100 रुपए ले रहे हैं। मैंने कहा अरे यार मम्मी कैसे आधे करती हो। मतलब ये वो अकेली ऐसी नहीं है, ये हम सबका माइंडसेट है कि अगर कोई बहुत कम ले रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको जो एक्सचेंज प्राइस है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्सचेंज प्राइस क्या है, उससे हम उसकी क्वालिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मनी हेल्प्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें कोई सर्विस लेनी है, अगर हमें लॉयर की फीस लेनी है तो हम उसको कैश में पैसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें उसके बदले में उन्हें कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई कॉमोडिटी की जरूरत नहीं है। मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू। इसी से हमारा मेजर निकल कर आया कि मनी से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल तो मैं कई बार देखती हूँ कि एक डायमंड की शॉप है, उसने ये बोला कि आज तो यार मेरे 2 ही डायमंड बिके। भाई साहब उसके 2 डायमंड जो है ना वो शायद 2 लाख रुपए के होंगे। उसका दोस्त है, उसके दोस्त ने कहा बस 2 डायमंड बिके। मेरे को देखो मैं तो 100 मीटर कपड़ा बेच दिया, मेरे 2 ही डायमंड बिके। भाई तेरा 100 मीटर भी ना उसके 1 डायमंड के बराबर हो गया। बट हम कैसे करेंगे मेजर ऑफ वैल्यू? हमारे लिए कितना आसान है जो तुम लोग पढ़ते हो कि किसी कंपनी की इतनी प्रॉफिट्स आए, इतनी उसके सेल्स हुई, हमारी सेल्स इतनी बढ़ी। कितना इजी है ना मेजर करना। अगर ये वैल्यू ना हो, सोच के इमेजिन भी कर पाओगे अगर ये फिगर्स नहीं हो तो तुम्हारे आसपास इमेजिन कर पाओगे अगर ये फिगर्स नहीं हो तो हम क्या करेंगे? कुछ सामान लेने गए, कितने का है? 2 किलो चावल का। कर पाओगे? तुम गोलगप्पे खाने गए और गोलगप्पे खाकर तुमने कहा भैया 10 गोलगप्पे कितने के? 1 किलो चावल के। सोच पाओगे? लेकिन तुम ये कहोगे हल्दीराम वाले के गोलगप्पे बड़े महंगे हैं, वो तो 10 रुपए का एक देता है, भाटे वाला सही है, अपना 100 रुपए के चावल देता है। मतलब हम मेजर कर पा रहे हैं वैल्यू को, हम ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि कौन सी कमोडिटी कितने की है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, मेरे पास आज पैसा ज्यादा है, मैं फ्यूचर के लिए रख सकती हूँ कि स्टोर करके रख लिया, बाद में खर्च कर दूंगी। जरूरी है आज ही सारा खर्च करना? अगले महीने खर्च कर दूंगी, जब 10 साल बाद नहीं कमाऊंगी तब खर्च कर लूंगी। सेव करके रख दिया बैंक में, अब पैसा है तो कर दिया। गेहूं चावल तो मैं नहीं रख सकती थी 10 साल के लिए, खराब हो जाता, पॉसिबल नहीं था ना। तो मनी है तो हम स्टोर कर पाते हैं, मनी है तो हम डेफर्ड पेमेंट्स कर पाते हैं, मतलब हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर पाते हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट्स, तो हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर पाते हैं। आपने घर लिया, घर को मैंने इंस्टॉलमेंट से ले लिया, कार ली लोन पे ले ली। ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास मनी है, हम मनी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। समझे? तो इस तरह से ये मनी की मेजर 4, अगर आपसे बोला जाए कि फंक्शंस ऑफ मनी, तो भी ये 4 ही हैं। अब दूसरी एक और डेफिनेशन लिख लो। मनी इज अ टेम्परेरी abode. Money is a temporary abode, A-B-O-D-E, abode of purchasing power. Money is a temporary abode of purchasing power. नाम अगर याद रखो तो रख लेना, बाकी एग्जाम में नहीं पूछेंगे कभी। ये मिल्टन फ्राइडमैन ने दी थी। अगर किसी को नाम याद रखना पसंद है तो रख सकते हो, मिल्टन फ्राइडमैन। ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं एक, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी मिल्टन फ्राइडमैन ने। एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसलिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर लिख देते हो तो थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, बट गलत नहीं लिखना, इंप्रेशन के चक्कर में मत लिखना, ठीक है? पता लगे, देखो हर टीचर को सारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद नहीं होती है, लेकिन किसी किसी की तो याद होती है। पता लगे तुमने गलत लिख दिया और उसको कोई याद हो तो फंस जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, लीगल डेफिनेशन में लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में लिखो, इट इज कॉल्ड मनी एज अ फिएट मनी, फिएट F-I-A,
कार्स होती थी ना, वो जब इवॉल्व हुई थी एक्चुअली में, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हुई थी। पहले अगर किसी के घर में फिएट कार खड़ी है तो इसका मतलब वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है अच्छी पोस्ट पर। ये तो अब फिएट कार सब खरीद सकते हैं, लेकिन इनिशियली फिएट कार सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए था। तो इसी से नाम आया था फिएट मनी। तो लिखो इट रेफर्स टू मनी बाय ऑर्डर, मनी बाय ऑर्डर ऑब्लिक अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्लिक अथॉरिटी of the government. It includes notes and coins. It includes notes and coins. It is also called legal tender money. It is also called legal tender money. मतलब ये legal money है। जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या हुआ था डिमोनेटाइजेशन में, वो जो 500 की करेंसी थी, 2000 की करेंसी थी, दैट वाज सीज्ड टू बी लीगल टेंडर मनी। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में यही हेडिंग्स थी, सीज्ड टू बी लीगल टेंडर मनी। मतलब अब वो मनी एज अ लीगल टेंडर मनी नहीं यूज होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दी, वो करेंसी खत्म कर दी। कोई भी करेंसी पे क्योंकि आरबीआई गवर्नर की साइन है, कोई भी कॉइन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, इसलिए उसकी वैल्यू है, वरना वो कागज का टुकड़ा है और उस मेटल की जो कॉइन है उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो करेंसी बंद हो गई, जैसे 25 पैसे का सिक्का बंद हो गया, तो अब अगर 25 पैसे का सिक्का आपके पास है तो आप उसको एज अ हॉबी रख सकते हो कॉइन कलेक्शन में, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ परचेजिंग पावर। अरे अब तो 1 रुपये का कॉइन ही नहीं कोई देता। मैंने रिक्शे वाले भैया को 1 रुपये का कॉइन दिया, कहता मैडम ये वापस ले लो। मैंने कहा भैया खुले नहीं है, ये मेरे को नहीं मिल रहा है 1 रुपये का सिक्का, कम पड़ रहे हैं। तो मैडम नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं किसी को बुरा लगेगा, मैंने ढूंढ ढांढ के उसे 2 का सिक्का निकाल के दिया, तो ठीक है चलो, मना कर दिया उसने। अब अगर लीगल टेंडर मनी को मना करना वैसे देखा जाए तो इलीगल है। नोबडी, जैसे कि हम चेक के लिए मना कर सकते हैं कि मैं चेक में पेमेंट कर लूँ, मैं नेट बैंकिंग के लिए मना कर सकती हूँ, लेकिन आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि 100 रुपये का नोट या 500 रुपये का नोट हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो करेंसी फटी हुई नहीं हो। अगर वो करेंसी फटी हुई है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ है, तभी आप मना कर सकते हो, वरना यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू से नो to accept the currency because that is the currency by the order of court, order of government, order of law. आप मना नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी नहीं, आप मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। आप मोड ऑफ ट्रांजैक्शन में कह सकते हो कि हमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, इट विल बी गुड अगर आप ऑनलाइन कर दो, इट विल बी गुड अगर आप चेक से पेमेंट कर दो। आप मोड ऑफ पेमेंट बोल सकते हो, लेकिन अगर मुझे कोई ये बोले रुपीस नहीं चाहिए मुझे, आप वोट दे दो, हाँ आप ऐसे नहीं कर सकते, आप करेंसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है, फिड्यूशियरी मनी, इट रेफर्स टू मनी, इट रेफर्स टू मनी backed up by trust between the payer and pay, between the payer and pay। ये पेयर और ये पे, इन दोनों की म्यूचुअल ट्रस्ट पे आ रही है। जैसे कि चेक है, चेक हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, मेरे को ये ट्रस्ट है कि तुमने मुझे चेक दिया है तो इसको मैं पेमेंट के लिए जाऊंगी तो मेरी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया। जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की फीस है ना, अब तो चलो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह हो गई, वरना पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन की फीस में वो चेक के लिए मना करते थे, चेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि चेक्स बाउंस हो जाते हैं।
वो कहते थे डिमांड ड्राफ्ट ले लेंगे हम। डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होते। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। डिमांड पहले से पहले रखने हैं। पूछ के वो देख ये के डिमांड ड्राफ्ट जितने का इशू हो गया ना बैंक में उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है कि वो पैसा आप कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। चेक में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट हमेशा बैंक जाके बनता है, बैंक की नोटिस में लाके कि हम इतने का डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं। जबकि चेक में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास चेक हो के मैंने किसी को दे दिया, बैंक में बैलेंस नहीं है, मैंने कहा चल ठीक है 3 दिन बाद पता लगेगा। चेक ऑल्दो चेक बाउंस होना इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी। कभी भी चेक बाउंस होगा तो क्रिमिनल लायबिलिटी है, आप बहुत बड़ा गुनाह करते हो, चेक बाउंस कभी होने मत देना। तो उसका फाइन तो ले लेते फालतू तो ले लेते, चार्जेस तो लगा ही देते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लो चेक्स नेक्स्ट लिखो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। ये तो तुम ही लोग बता दोगे अब इतनी कहानी सुनने के बाद। क्या होती है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी? मैं नहीं बता रही, इसको तुम ही बताओ। कोई भी नहीं बता पा रहा, कैसे बच्चों यार। नाम से नाम फंक्शनल, हाँ बोलो। जो मनी फंक्शनल डेफिनेशन जो मनी के फंक्शन से निकल कर आ रही है लिखो कैसे। इट रेफर्स टू मनी। ये पहले ही लिख लिया उसमें। हाँ तो तभी तो अब अगर एग्जाम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी तो तुम्हें क्लिक तो करना चाहिए ना। अब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी तुम सबको क्लिक कर जाएगा ये तो फटाफट से। अभी तो लिखवाया मैंने, तो एक बार लिख दिया तो कैसे? लिखो। इट रेफर्स टू मनी एज एनीथिंग that performs 4 basic functions. Of money. ठीक है, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी करेंसी कॉइन है उस पर जो वैल्यू लिखी है उस मटेरियल की वैल्यू भी उतनी ही है, समझ रहे हो? जैसे कि अगर मान लो ये 100 रुपये का कॉइन जो आ गया, इस 100 रुपये के कॉइन पे 100 रुपये अगर लिखा है तो जो उसका मेटल है, जो कंटेंट है, जिस मटेरियल से वो बना है, उस मटेरियल की वैल्यू भी 100 रुपीज हो। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। आज की डेट में ऐसी कोई करेंसी नहीं है। पहले जब इनिशियली करेंसी स्टार्ट हुई थी तब वो फुल बॉडीड ही हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई करेंसी नहीं है कि वो फुल बॉडीड में हो। तो यानी कि अब जो हमारी करेंसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उस पर वो लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि उस पर लिखा है, इसलिए वो 5 रुपये का कॉइन है, इसलिए वो 10 रुपये का कॉइन है। बाकी उसकी कंटेंट की वैल्यू उतनी नहीं है। ठीक है, तो लिखो फुल बॉडीड मनी में इसी के नीचे इट रेफर्स टू मनी, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू मनी in terms of coins whose commodity value is equal to the money value. ठीक है, तो अगर तुम्हारे घर में जो दादी नानी लोगों के टाइम की हैं, उनके बचपन जब था तब के अगर कोई कॉइन्स हो उनके पास, तो वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम जो कॉइन्स थे वो हमारे फुल बॉडीड मनी थे। तो वो सभी अभी आजकल भी हमारे यहाँ शादियों में जो लेने देने में चलते हैं, तुमने देखे होंगे सिल्वर के नोट्स हैं, करेंसी पेपर करेंसी की, जैसे उस पर लिखा होता है 2000 5000।
तो एक्चुअली में वो जो वर्थ है उसमें सिल्वर की वर्थ उतनी की होती है, बट दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम उसको अपने वैसे गिफ्ट में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम उसको एज एन एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। बट वो फुल बॉडीड है, बट वो हम मनी को नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक चांदी का नोट है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ लिखो रिप्रेजेंटेटिव में, इट रेफर्स टू पेपर नोट्स, इट रेफर्स टू पेपर नोट्स as representative of money value mentioned on it. Represents the क्या बोल Mentioned in it. mentioned in it, on it, mentioned on it. तो बेसिकली फुल बॉडीड मनी हम कॉइन्स के लिए और रिप्रेजेंटेटिव मनी हम नोट्स के लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। फिर क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट मनी which is, it refers to that money of which, it refers to that money of which money value is more than the commodity value. For example, present coins, more than the commodity value. For example, present currency लिख लो चाहे, क्योंकि हमारी पूरी present currency इसी पर बेस्ड है, क्रेडिट मनी पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने बताया कि 50-100 रुपए का कॉइन है, 20 रुपए का कॉइन है, इनकी कॉमोडिटी वैल्यू इतनी थोड़ी ना है जितनी इनकी मनी वैल्यू है। रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी का ही सब रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी, लेकिन हम रिप्रेजेंटेटिव में हमेशा सिर्फ पेपर करेंसी को लेके चलते हैं, जबकि क्रेडिट मनी दोनों को लेके चलती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं काइंड्स ऑफ मनी। Kinds of money. Metallic coins, एक तो कॉइन्स होते हैं हमारे पास, एक पेपर करेंसी होती है, एक डिजिटल मनी। कौन सी होती है डिजिटल मनी? जो भी हमारी ये सारी हैं, पेटीएम के थ्रू, जीपे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, ये सारी हमारी डिजिटल मनी है, नेट बैंकिंग वगैरह सब। और एक है प्लास्टिक मनी, ये कौन सी होती है? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बस ये बना लो। मनी सप्लाई, अभी इको की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट मीन्स, इट मतलब मनी सप्लाई मीन्स। एक और चीज जो मैं मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स में गड़बड़ देखती हूँ, आप कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर इट से, दिस से, इससे नहीं शुरू करोगे। जैसे कि हमने ऊपर पहले हेडिंग लिखी मनी सप्लाई, फिर हमने इट लिखा, दिस इज ओके, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई और आंसर लिखा इट मींस, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप या तो हेडिंग लिख दो मनी सप्लाई और उसके बाद आप एक्सप्लेन में इट से कर दो, लेकिन बच्चे पूरा आंसर इट से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना। देखो, इट मींस द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, it means the total stock of money held by public in spendable form. Public
in spendable form. कौन है ये पब्लिक? कौन है ये पब्लिक? जनता जनार्दन. लिखो, the term public includes individuals and business firms. The term public includes individuals and business firms in an economy but excludes central government, central bank, and commercial banks. Central government, central bank and commercial banks. सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है, सेंट्रल बैंक एक ही होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड ऐसे करके लिखना. फर्स्ट, स्टॉक ऑफ money, firstly stock of money held by the government, and second, stock of money held by the banking system of a country. देखा जाए तो मैंने जो ऊपर पॉइंट लिखवाया है पब्लिक का, उसके बाद इस पॉइंट की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि उसमें जब हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूड करते हैं तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली उसी को तो हम दूसरे शब्दों में कहने वाली बात हो गई ना, इन अदर वर्ड्स. बट मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो अदर वर्ड्स आते ही आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, फिर तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है. तो चीज़ों को एनालाइज करना सीखना है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the measure of money supply is the measures of money supply are M1, M2, M3 and M4. The measures of money supply are M1, M2, M3, M4. वैसे तो ये तीन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा तो एक्स्ट्रा ज्ञान लेना बनता ही है. इतना सा कर दो बस कि दिस इज द मोस्ट लिक्विड, दिस इज द लीस्ट लिक्विड, दिस इज हाई पावर. ठीक है, M1 and M2 shows narrow definition, M3 and M4 shows broad definition. इतना सा तुम्हें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आप नॉलेज के स्टूडेंट हो, इतनी बेसिक चीज बस पता होना चाहिए. ठीक है, अब हम इसके बाद M1 का लिख लो. M1 इंक्लूड्स, M1 में क्या क्या आता है, क्योंकि M1 हमारे सिलेबस में है, C, DD प्लस OD. नहीं, बड़ा ही है, स्मॉल नहीं है. कैपिटल M ही लिखना है, स्मॉल नहीं है ये. नहीं, स्मॉल का मतलब कुछ और होता है, इसे स्मॉल मत लिखना. ठीक है, अब C की डेफिनेशन लिख लो. C
currency held by public. DD is demand deposits. With commercial banks. Demand deposits with commercial banks. And OD is other deposits. Other deposits, which includes demand deposits with RBI. OD is other deposits, which includes demand deposits with RBI by other financial institutions, foreign central banks, and foreign governments, हम लास्ट में लेगा central banks and foreign government. ठीक है, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, who supplies money. Who supplies money? हाँ बस इस लास्ट टॉपिक लेते हैं. Who supplies money? First, government. ब्रैकेट में लिख लो. Issues 1 rupee note and coins. First, government ब्रैकेट में लिख लो 1 rupee note and coins. Second लिख लो RBI ब्रैकेट में लिख लो पेपर करेंसी. और थर्ड लिख लो कमर्शियल बैंक्स ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट क्रिएशन. नेक्स्ट क्लास हम क्रेडिट क्रिएशन से स्टार्ट करेंगे. So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. Okay? Thank you.